शहीद फौजी की पत्नी का करवा चौथ। अक्षरा अपने घर के बाहर आंगन में बैठी होती है, तभी वहां से आर्यन अपनी फौजी की ड्रेस में गुजरता है और सामने से अक्षरा की भाभी को आता हुआ देखकर वहीं पर रुक जाता है। अरे भाभी नमस्ते, आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। खुश रहो आर्यन। अरे क्या आपने अक्षरा को देखा? मुझे देखते ही न जाने क्यों घर के अंदर चली गई। लगता है वो मुझसे नाराज है। ऐसी कोई बात है क्या? और इधर अक्षरा घर के अंदर जाती है और वहां से पकोड़ों की एक प्लेट लेकर आती है और आर्यन से कहती है कि ये पकोड़े चखो, मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाए हैं। अरे अक्षरा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। देखा भाभी कितने स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं। इधर उसकी माँ अपने घर की खिड़की में से ये सब देख रही होती है और गुस्से से लाल पीली होकर वो आती है। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है अपनी इस खुलूटी ननद को मेरे बेटे से दूर रखा करो। मेरे बेटे को देखा ही नहीं कि ये तुम्हारी काली कलूटी ननद इसके चारों तरफ मधुमक्खियों की तरह मंडराने लगती है। और ये सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। उसकी भाभी भी उसके पीछे पीछे जाती है और जाकर उसके आंसू पोंछ कर कहती है कि तुम चिंता न करो, हम आर्यन की माँ को तुम्हारी शादी के लिए जल्द ही मना लेंगे। आर्यन भी तो तुमसे बहुत प्यार करता है और देखो उसने कभी तुम्हारे काले रंग के बारे में कुछ कहा है? अरे नहीं भाभी, उसने कभी भी मुझसे मेरे काले रंग के बारे में नहीं कहा। उसने कहा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसे मैं ऐसे ही सुंदर लगती हूँ। उसने मुझसे कभी बदलने की बात भी नहीं की। तो जल्द ही तुम्हारी शादी की बात करते हैं। और अगले ही दिन वो अपनी सास को लेकर आर्यन की माँ के पास चली जाती है। अरे तुम लोग मेरे घर पर, ये सोचकर वो बहुत परेशान होती है। अरे भिखारियों, कैसे आना हुआ मेरे घर पर? जरूर कुछ मांगने आई होगी। हाँ हाँ, मांगने तो हम जरूर आए हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा मांगने आए हैं जिसे सुनकर आपको खुशी होगी। अरे ऐसा क्या मांगने आई हो तुम मेरे घर पर? वैसे भी पता तो है तुम जैसे भिखारियों का काम मांगना ही तो है। जल्दी बोलो किस लिए आई हो, मेरे पास इतना समय नहीं है। और ये सब सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। वो अरे मैं तो बताना ही भूल गई, मेरे बेटे आर्यन के लिए इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के रिश्ते आए हैं कि न जाने अब मेरे बेटे को कौन सी लड़की पसंद आएगी। अरे माँ जी, आपके बेटे को तो लड़की पसंद है। और तुमने पहले इनसे क्या अक्षरा के बारे में बात नहीं की थी जो ये ऐसे हमें दूसरे रिश्तों के बारे में बता रही हैं? देखिए मेरी बेटी अक्षरा और आपका बेटा आर्यन एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमें भी लगता है कि बच्चों की खुशी ही हमारी खुशी है। हमें उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या हम रिश्ते की बात करें? इधर आर्यन ये सब बातें सुन रहा होता है और वो उनको डांट फटकार कर अपने घर से भगा देती है। वो दोनों उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। आर्यन तभी अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि मैं सिर्फ अक्षरा से ही शादी करूँगा क्योंकि मैं अक्षरा से प्यार करता हूँ। मुझे उसके काले रंग पर कोई भी ऐतराज नहीं है, वो मुझे ऐसे ही सुंदर लगती है। और अगर आपने उससे मेरी शादी नहीं की तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। अब आप देख लो, आपको मेरी शादी करवानी है या मुझे ऐसे ही कुंवारा रखना है। अगर आपने अक्षरा या अक्षरा के परिवार से बदतमीजी की तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। और ऐसे ही अगले दिन वो अक्षरा के घर शगुन की थाल लेकर जाती है। अरे ये देखो, मैं अक्षरा के लिए शगुन की थाल लेकर आई हूँ। और अक्षरा का पूरा परिवार ये देखकर बहुत हैरान है। अक्षरा बहुत खुश हो जाती है कि चलो आर्यन ने अपनी माँ को हमारी शादी के लिए मना लिया है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। देखो मैंने कहा था ना, आर्यन बहुत अच्छा लड़का है, वो अपनी माँ को जरूर मना लेगा। हाँ भाभी सच। थोड़े दिनों के बाद उन दोनों की शादी का दिन आ जाता है। उसकी भाभी अक्षरा को अच्छे से तैयार करती है और कहती है कि देखो आज मेरी ननद कितनी सुंदर लग रही है। जल्द ही उनकी शादी भी हो जाती है और विदाई के समय अक्षरा की भाभी आर्यन से कहती है कि देखो अब इसकी जिम्मेदारी तुम पर ही है। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी माँ का स्वभाव थोड़ा कड़क है, इसकी हमेशा उससे रक्षा करना। और आर्यन कहता है कि मुझे तो तुमसे शादी करने का ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई सपना देख रहा हूँ। क्या सच में हमारी शादी हो गई है? अरे हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे हम कोई सपना देख रहे हो। मुझे तो लगा ही नहीं था कि माँ जी हमारी शादी के लिए मान जाएंगी, लेकिन भगवान का शुक्र है वो हमारी शादी के लिए मान गई। और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आर्यन को फ़ोन आता है, अरे मुझे जल्द ही जाना होगा क्योंकि मेरे पास कॉल आई है। और क्या आप कल ही निकल जाएंगे? हाँ हाँ, अरे तुम चिंता न करो,
मैं जल्द ही छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। वैसे भी अब देश पर खतरा आ रहा है तो मुझे जाना ही चाहिए। और तुम चिंता न करो, माँ जी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आएंगी और तुम अपना भी ख्याल रखना और माँ जी का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, लेकिन अब मैं कैसे रहूँगी आपके बिना? आप जल्द लौट आना। और इधर जब लड़ाई होती है तो उसमें आर्यन देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है और आर्यन की बॉडी को लेकर कुछ फौजी उसके घर पर आते हैं। और जैसे ही उसकी माँ और उसकी पत्नी ये सब देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। आर्यन की माँ के सामने वो सब कहते हैं कि ये आर्यन देश के लिए शहीद हो चुका है। अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तुम लोग तो झूठ बोल रहे हो। मेरे बेटे ने कहा था कि वो जल्द ही वापस आएगा और ये मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा तो देश के लिए लड़ने गया है, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। तभी फौजी उसे समझाते हैं कि माँ जी आप ऐसा न कहिए, वो देश के लिए शहीद हुआ है, वो हमेशा ही अमर रहेगा। और इधर आर्यन की पत्नी को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो साहस करती है और आर्यन को सलूट करती है। और इसी तरह घर में सास बहू रहने लगते हैं। एक दिन उसकी सास उसे डांटने लगती है और कहती है कि जब से तुम्हारे यहाँ पर हमारे पैर पड़े हैं, हमारे यहाँ सब बुराई हो रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम जैसे लूटी को घर में लेकर ही नहीं आना चाहिए। वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। तभी उसकी भाभी आकर कहती है कि माँ जी आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आपको अक्षरा के साथ ये सब करते हुए शर्म आनी चाहिए। आप जानती हैं आर्यन इनसे कितना प्यार करते थे, और क्या आर्यन के होते हुए आप इसे घर से बाहर निकाल पाती? नहीं ना, तो फिर आप ऐसे अपनी बहू के साथ ऐसे अत्याचार क्यों कर रही हो? भाभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की है। न जाने क्यों माँ जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जबकि मैं तो हमेशा इनकी कहना ही मानती हूँ। और ये सब बातें करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तभी वो उसे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहता है कि बधाई हो, अब तो ये माँ बनने वाली है। और इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है और करवा चौथ का दिन आ जाता है और अक्षरा सज धज कर करवा चौथ की थाली लेकर छत पर पहुंच जाती है। और उसे देखकर औरतें कहती हैं कि अरे ये क्या पागलपन है, देखो ये तो एक विधवा है और इसने करवा चौथ का व्रत रखा है। भला कोई विधवा भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है? तुम्हें व्रत रखते हुए शर्म नहीं आई? तुम यहाँ सज धज कर कैसे पहुँच गई हो? ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो, तुम्हें कुछ तो शर्म लिहाज करना चाहिए। और ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। वो कहती है कि मैं एक शहीद की पत्नी हूँ और मेरा पति मरा नहीं है बल्कि वो अमर हुआ है, और जिसका पति अमर हो भला वो विधवा कैसे हो सकती है? इसलिए मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। और ये सुनकर उन दोनों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सास वहाँ पर आती है और कहती है कि मेरा बेटा अमर हुआ है, इसलिए मेरी बहू उसके लिए करवा चौथ का व्रत जरूर रखेगी।